एक हिंदी फिल्म का गाना है, उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। ये जो हिंदी फिल्म के गाने की लाइनें मैंने पढ़ के बताई, ये अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की एक स्पीच में उन्होंने इस्तेमाल किया था इन्हें। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। तंज मारा था उन्होंने किस पर? अपोजिशन का जो ग्रुप बन रहा है, जो उनका एक अलायंस बन रहा है, जिसकी पहली मीटिंग जून में हुई पटना में और दूसरी मीटिंग बंगलौर में हुई अभी हाल ही में, और वहाँ उसका अलायंस का 26 पार्टियों का जो अलायंस था उसका नाम भी तय किया गया। और नाम तय किया गया इंडिया, INDIA। दैट इज द एक्रोनिम फॉर इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, INDIA। ये जो इंडिया नाम दिया गया अलायंस को, इससे जो बीजेपी है या उसके मंत्री हैं, उसके नेता हैं, खुद प्रधानमंत्री, कुछ अजीब ही तिलमिलाहट हो गई। समझ में नहीं आया क्या करें, क्योंकि ये इतना मजबूत, इतना पावरफुल, इतना सिंपल नाम है कि इससे कैसे टकराए, कैसे इसका प्रतिवाद करें, कुछ तय नहीं कर पाए वो। फिर दूसरी चीज ये जो दूसरा सम्मेलन हुआ अपोजिशन पार्टीज का, इसमें पहले सम्मेलन के मुकाबले 10 पार्टियां और शामिल हो गई, मतलब 26 पार्टियां थी इस बार। तो चिंता की बात हो गई। और चिंता क्या? चिंता बड़ी सिंपल है कि अगर आप जो पिछले जनरल इलेक्शन 2019 में जो इलेक्शंस हुए, उसमें अगर आप वोट शेयर देखें विजेताओं का और अपोजिशन का, विजेताओं में बीजेपी और उसके थोड़े से दल, तो उसमें जो अलायंस का, उनकी अलायंस का जो वोट शेयर था वो था 37%, जिसका मतलब ये हुआ कि 63% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया डिड नॉट वोट फॉर बीजेपी। और उस 63% में ही अपोजिशन है। तो अगर एनडीए के पास 37% थे, इसका मतलब वो तो माइनॉरिटी हुए, फिर कैसे जीत गए वो? बड़ी सिंपल सी बात है। जीत वो इसलिए गए कि जो अपोजिशन था, 63% जो वोट शेयर के हिसाब से मेजॉरिटी थी, उनके वोट्स आपस में बढ़ गए, डिवाइड हो गए। डिवाइड होने की वजह से ऑटोमेटिकली 37% में बीजेपी भारी पड़ गई। और ये जो अलायंस होना शुरू हुआ है, ये उसको चुनौती देता है, उसको थ्रेटन करता है। तो पहली चीज तो घबराहट में बीजेपी ने क्या किया कि उन पार्टियों को, छोटी मोटी पार्टियों को, जिनको वो बिल्कुल भाव नहीं दे रहे थे, एनडीए की वो पार्टियां, उनको फिर से लाए। और उन्होंने उसी दिन, जिस दिन अपोजिशन पार्टीज का बेंगलोर में अलायंस था, अपना एक सम्मेलन भी किया दिल्ली में, जिसमें उन्होंने 36 पार्टीज इकट्ठी की। और इन 36 पार्टीज में बहुत सी तो ऐसी थी जिनके पास एक भी ना संसद सदस्य था, ना विधान परिषद का सदस्य था कोई। किसी के पास एक था, किसी के पास 2 थे, और बहुत सौ के पास बिल्कुल थे ही नहीं। उन्हें इकट्ठा किया गया। जो नाराज होकर चले गए थे उन्हें भी समझा बुझा कर लाए। तो एक साइकोलॉजिकल असर डालने की कोशिश की गई कि हम 36 हैं, तुम्हारे तो 26 ही हैं। लेकिन इंडिया का जो असर था INDIA का, वो इतना पावरफुल निकला कि इनकी घबराहट बढ़ती चली गई। क्योंकि आप कैसे रन डाउन करेंगे अपोजिशन के अलायंस को? कि आप ये कहेंगे इंडिया बुरा है, इंडिया ये है,
इंडिया को नहीं वोट देना चाहिए, इंडिया का हेल्प नहीं करना चाहिए, इंडिया बड़ी बेकार की चीज़ है, ये करेंगे तो वो कीचड़ खुद आपके मुंह पर आकर पड़ेगी। तो इंडिया से टकराना बड़ी खतरनाक चीज़ हो गई। तो अब क्या करें? जैसा कि इसमें एक हमारे बड़े नामी एनालिस्ट हैं योगेंद्र यादव, उन्होंने बहुत खूबी से इसके ऊपर एक छोटा वीडियो बनाया, एक छोटी टिप्पणी की वीडियो पर, और उन्होंने कहा उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि हम एक बड़ी गलती करते चले आ रहे हैं। जो दूसरा अलायंस है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाला अलायंस है, उसमें हमको उस चीज़ को बल देना चाहिए, और वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के लिए लड़ती रही कांग्रेस और दूसरी पार्टियां, और ये जो इस वक्त एनडीए में पार्टी है जैसे बीजेपी, ये तो राष्ट्रवाद के फेवर में थे ही नहीं जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा था, ये तो अंग्रेजों के पक्ष में थे, और इन्होंने ही राष्ट्रवाद छीन लिया। तो योगेंद्र जी ने बड़ी कमाल की बात कही कि उस राष्ट्रवाद के का रिक्लेम करना चाहिए हमें। दूसरे, हम लोग इनके टीका टिप्पणी से घबरा कर, हमने अपनी बहुत बड़ी ताकत थी सेकुलरिज्म की, उसको बोलना, उसकी आगे बढ़कर उसकी तारीफें करना, उसको क्लेम करना, वो हमने बंद कर दिया था। वी हैव टू रिक्लेम दैट बिकॉज वी हैव टू गेट यूनाइटेड। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत सेक्युलरिज्म है, और हमें बताना पड़ेगा सेक्युलरिज्म इज नॉट सेक्युलर एज दिस। सेक्युलरिज्म इज हेल्थ, प्रेम, मोहब्बत इज इंडियाज पावर। वी हैव टू रिक्लेम दैट फोर्सफुली। एक और चीज जो इन्होंने की वो है इंक्लूसिविटी, क्योंकि इंडिया में इनहेरेंट ये चीजें हैं, जैसे इंडियन नेशनल, सो इट ऑटोमेटिकली इज अबाउट नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। डेवलपमेंटल का मतलब यह हो गया कि प्रगतिवादी, कि हम हिंदुस्तान को आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, पॉलिटिकली ऊपर ले जाना चाहते हैं, और खास तौर पर आर्थिक तौर पर एक ताकत बनाना चाहते हैं। तो हम उसमें कमजोर नहीं पड़ने वाले हैं। हम ये जरूर कहते हैं कि ये सारी जो हमारी समृद्धि होगी, देश की जो संपदा होगी, वो 2-4 हाथों में लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। हमें गरीबों का भी ध्यान रखना है, हमें पिछड़े हुओं का भी ध्यान रखना है। तो वो डेवलपमेंटल इज आवर पावर, ये हमें क्लेम करना है। इंक्लूसिव सबके लिए है ये, इसमें सिर्फ एक जाति या एक धर्म के लिए नहीं। तो ये हमारी ताकत है। तो योगेंद्र जी ने अपने वीडियो में इस बात पर जोर दिया कि वी मस्ट स्ट्रेस अगेन प्राउडली, फख्र के साथ, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इंक्लूसिविटी, सबको मिलाकर चलना, एंड इक्विटेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, के जो अवसर हैं ऊपर उठने के, कमाने के, समृद्धिशाली होने के, वो सिर्फ कुछ परिवारों तक, 4-5 परिवारों तक सीमित नहीं होने चाहिए। वो वास्ट जो हमारी पॉपुलेस है, जो पब्लिक है, उन सब में बंटने चाहिए। तो उन्होंने जोर दिया इस चीज पे, और ये वीडियो वही जाहिर करता है। ये सब होने लगा, और जोरों से जितने भी एनालिस्ट थे वो इंडिया को सराहने लगे। इंडिया एज ए ब्रांड अपोजिशन यूनिटी का, उसकी तारीफ करने लगे, उसकी ताकत के बारे में तरह तरह की अच्छी टिप्पणियां करने लगे। तो जाहिर है बीजेपी घबराई, और एवलांच ऑफ डर्टी ट्रिक्स शुरू हो गया। एक वीडियो तो प्राइवेटली ऐसा भी आया कि अब देखिएगा क्या होने वाला है। अब बीजेपी धड़ाधड़ बहुत सारे ओपिनियन पोल्स करवाएगी, नकली ओपिनियन पोल्स, आधे पक्के झूठे सब तरह के, कि बीजेपी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, कि और कोई रास्ता नहीं है, लोग जो है सिर्फ मोदी जी को पसंद करते हैं और उन्हीं को चाहते हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। इस तरह की जो है पॉपुलैरिटी के बारे में ओपिनियन पोल्स आने शुरू हो जाएंगे। दिस इज द टिपिकल एक्सरसाइज ऑफ द डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ऑफ द बीजेपी। और इन ओपिनियन पोल्स में बहुत ही कम मात्रा, बहुत ही कम परसेंटेज दिखाई जाएगी अपोजिशन का जो अलायंस है उसके बारे में। क्यों? ये एक तरह का साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक इंप्रेशन डालने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि लोग घबरा कर बीजेपी को ही वोट देने लगे या सिर्फ मोदी जी के लिए सोचने लगे। बट दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट, ऑल द पब्लिक रिलेशंस ट्रिक्स ऑफ द मोदी बीजेपी combined
are being well known by now by the public. वो सब, क्योंकि इसमें आवश्यक क्या है कि जो इंडिया अलायंस है उसमें उनको भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो जाना पड़ेगा, और भी ज्यादा एक्टिव। बीजेपी को परास्त करना पड़ेगा उन्हीं की डर्टी ट्रिक्स से। उनकी डर्टी ट्रिक्स होंगी, हमारी रियलिटी की ट्रिक्स होंगी, ये बताना ही पड़ेगा। एक कमाल की चीज मनोवैज्ञानिक तौर पर इंडिया अलायंस ने जो की, उसमें कांग्रेस पार्टी जो उसका एक महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसने खुल करके आगे ये बात भी कह दी कि हमारे लिए एक होना ज्यादा जरूरी है देश को बचाने के लिए, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी इस चीज के लिए कोई बहुत कीन नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि उनके यहां से ही कोई प्राइम मिनिस्टर बने। राहुल तो पहले से ही अपनी उदासीनता दिखाते आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जाना कि वी आर नॉट गोइंग टू इंसिस्ट अबाउट दैट, वी विल सी व्हाट हैपेंस, इससे बहुत बल मिला इस अलायंस को अगेन। एंड एक खुल करके एक तरह का ओपिनियन का एक सिलसिला शुरू हो गया है, जो कि बहुत हमदर्दी के साथ राहुल के उस विचार पर कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, लोग उस तरफ प्रभावित होने लगे, आकर्षित होने लगे। एक बात जो बहुत उठती रही इन दिनों, उसको कहा जाना बहुत जरूरी है। मणिपुर जल रहा है 3 महीने से। हमारे प्रधानमंत्री, जो कि मैं पहले भी कह चुका हूं, विदेशों में गए, अमेरिका गए, वहां की राष्ट्रपति की जो पत्नी है उनको एक हीरे की अंगूठी पेश की, बट बहुत बड़ा हीरा पेश किया, अंगूठी नहीं, सिर्फ हीरा, महंगा हीरा। फ्रांस गए, जगह जगह गए, इजिप्ट गए, पर वो मणिपुर नहीं गए, ना मणिपुर के बारे में कुछ बोला ही नहीं। कितना रिमाइंड उन्हें किया गया, कब बोले? जब हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मणिपुर की एक समुदाय की कुछ महिलाओं को बहुत बड़ा समूह दूसरे समुदाय का उनको नंगा करके, पूरे निर्वस्त्र करके, उनके शरीर के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनमें उंगली करना, ये हरकत करते हुए सड़क पर लेते हुए आए और फिर खेतों की तरफ ले गए, उनके साथ जबरदस्ती किया गया, रेप वगैरह किया गया। ये जो वीडियोस थे बड़ी जोरों से वायरल हुए। तो ऐसे में क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तब भी कुछ नहीं बोले, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो ये बोला कि अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तो वी विल हैव टू टेक आवर स्टैंड। खुद सीजेआई ने कहा। उससे चिंतित होकर शायद मोदी जी ने एक बयान दिया, पर कमाल का बयान है, इतना भद्दा, बेवकूफी, एक तरह से इनसेंसिटिव बयान है। माफ कीजिएगा मोदी जी, आपने कहा कि हाँ आप बहुत आहत हुए हैं और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम होगी, लेकिन साथ में हमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल वगैरह में जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं उनका भी ध्यान रखना होगा। और मैं इन सब जगह के चीफ मिनिस्टर से ये आग्रह करता हूं कि वो इन घटनाओं को पे एक तरह का कंट्रोल लगाए। कहने के लिए जनरली तो बात गलत नहीं है, लेकिन मोदी जी, इट शोज कि आपके अंदर मानवीय रूप से कितने इनसेंसिटिव हैं आप, कितनी कमी है आपके अंदर एक मानवीय हमदर्दी को लेकर। ऐसे मौके पर जब एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर आपको अपनी भावनाएं व्यक्त की थी, आपने उसे डाइल्यूट किया, जानबूझकर डाइल्यूट किया। आप समझते हैं कि ये देश समझ नहीं रहा है। आपकी प्रॉब्लम यह है प्रधानमंत्री जी कि आप ये मान के चलते हैं कि जो बहुत बड़ा विराट समूह है इस देश का वो मूर्खों का है, उनको आप कभी भी किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, कुछ द्रवित करिए अपने हृदय को, कुछ भाव लाइए, कुछ स्पंदन लाइए उन लोगों के लिए जो जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, रिप्रेस हो रहे हैं। ऐसे मौके पे ये बड़ा आवश्यक है कि एक वीडियो आपको दिखाया जाए जो मनमोहन सिंह जी का है, जो इससे पहले प्रधानमंत्री थे कांग्रेस की तरफ से। जब 2012 में निर्भया कांड हुआ तो बहुत जन आक्रोश हुआ था। उस मौके पर मनमोहन सिंह जी ने
पब्लिक को एड्रेस करते हुए एक भाषण दिया था और अपना क्षोभ प्रकट किया था और बार बार एक तरह से देश से माफी मांगी थी। देखिए किस तरह से, किस भावना से मनमोहन सिंह जी ने वो बात कही थी। उनकी नजरें झुकी हुई थी, वो बिल्कुल एक अपराधी की तरह बोल रहे थे क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे। उनके हाव भाव ये इंगित करते थे कि वो कितने दुखी हैं और एक तरह से अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की ही होती है। माफ कीजिए मोदी जी, ये वीडियो इसलिए मैं पेश कर रहा हूं कि शायद आपके कुछ लोग इसे देखें। ये होती है एक प्राइम मिनिस्टर का एक अंदाज, एक एक्सप्रेशन, एक चिंता। There is genuine and justified anger and anguish at the ghastly crime of gang rape committed last Sunday in Delhi. As a father of 3 daughters myself, I feel as strongly about this as each one of you. My wife, my family, and I are all joined in our concern for the young woman who was the victim of this heinous crime. We are constantly monitoring her medical condition. Let us all pray for her and her loved ones during this critical time. I feel deeply sad at the turn of events leading to clashes between protesters and police forces. Anger at this crime is justified, but violence will serve no purpose. I appeal to all concerned citizens to maintain peace and calm. I assure you that we will make all possible efforts to ensure security and safety of women in this country. आज ये बात उठानी बहुत जरूरी थी कि मणिपुर अभी भी जल रहा है। आपने एक जनरल कमेंट करके मोदी जी छोड़ दिया। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर। और मैं साथ ही ये जो अपोजिशन का जो अलायंस बना है उनसे अपेक्षा करता हूं कि वो अपनी चिंता, अपनी कंसर्न फॉर मणिपुर एंड अदर सच प्लेसेस वो जारी रखें। और यस, ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि उन प्रदेशों में जहां हमारी अपोजिशन की सरकारें हैं वहां पर ऐसी चीजें ना हों।